जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए देखिए, अभी भारतीय इतिहास में मैंने अभी मौर्य काल आपको पढ़ा चुका हूं। अब गुप्त काल लेके आए हैं। गुप्त काल के बारे में बता दें, श्री गुप्त जो है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी जो इनका एडी है, ये गुप्त वंश के संस्थापक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उन्हें महाराजा के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है। दूसरा है तुहिस्तान में घटोत्कच, यानी जो अपने श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी हैं, उनके पिता थे। और इलाहाबाद स्तंभ जो शिलालेख में उन्हें श्रीगुप्त के साथ साथ उन्हें भी महाराजा के रूप में वर्णित किया गया है। अब इनके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका जो शासन काल है 319 से 334 एडी समझ सकते हैं। घटोत्कच के स्थान पर शासक बने। वह गुप्त वंश के पहले महत्वपूर्ण राजा थे। गुप्त जो युग है 320 ईस्वी में सिंहासन पर उनके प्रवेश के साथ शुरू हुआ। वह महाराजाधिराज कहा जाने वाले पहले राजा थे, अर्थात इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी, जो संभवतः नेपाल से है कहा जाता है, कुमार देवी से शादी की थी। उनके दो नाम आते हैं, कुमार देवी या लिच्छवी। इनका वैवाहिक गठबंधन के साथ उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और गुप्त वंश में प्रतिष्ठा को जोड़ा। शादी के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। तो कई बार पहले जमाने में शादी भी ऐसे होती थी, अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत करने के लिए एक राजा दूसरे राजा की पुत्री के साथ विवाह होता था। महरौली के लौह स्तंभ शिलालेख में उनकी लंबी विजयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। मगध, साकेत और प्रयाग को उनके द्वारा गुप्त वंश के अधिकार में लाया गया था। उनके काल में पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपने विवाह के माध्यम से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य से सटे लौह अयस्क से भरी समृद्ध खानों का स्वामित्व प्राप्त किया। इसके शासनकाल में लोहा एक मूल्यवान व्यापारिक वस्तु बन गया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके शासन काल के अंत में गुप्त साम्राज्य की सीमा पहले से ही इलाहाबाद तक फैली हुई थी। अब समुद्रगुप्त का इनके जान लेते हैं, जो अगले शासक हैं, जिनका शासनकाल 335 से 380 एडी तक था। वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। उसके द्वारा जीते गए लोगों और देशों को इलाहाबाद के शिलालेखों में उकेरा गया है। उनकी विजयों को 5 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन वर्ग समूहों को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है तो आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि पहले समूह में क्या है। पहले समूह में जब ये गंगा यमुना जो दो आपके राजकुमार थे, उनके खिलाफ उन्होंने विजय थी, उनके साथ जो कि शामिल राज्य थे गुप्त साम्राज्य में थे, तो ये पहला समूह बना हुआ था। दूसरा समूह जो विजय हासिल की थी पूर्वी हिमालय के शासकों और कुछ सीमावर्ती राज्य जैसे नेपाल, बंगाल, असम, यहाँ पे भी वहां पे उन्होंने राजकुमारों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। और जो गढ़ जो बचे थे वो भी नष्ट हो गए थे। तो इस तरह से ये दूसरा समूह था। समूह तीसरा जो है अताविक राज्य जैसे विंध्य क्षेत्र के वन राज्य थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने कब्जा किया। तीसरा समूह से बताया था। विजय वाले अलग अलग समूह में बांटा गया है। समूह चौथा जो है विजय प्राप्त की दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासकों से वहां से मुक्त कराया, वहां पे विजय प्राप्त की। मतलब वहां पे 2 जो शासन बने थे तमिलनाडु में काची के खिलाफ, और जहां पल्लवों को अपनी अधिपत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह से उनका ये जो समूह बनाए गए हैं, अलग अलग विजय के समूह बनाए गए। 5वां जो है शकों और कुषाणों के विरुद्ध भी इनको विजय को दिखाया गया इनके समूह में। ठीक है। थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में। जो विजय थी उनकी, उसकी जो विजय भारत के बाहर भी फैली हुई थी। मतलब जो चीनी सूत्रों के अनुसार जो किताबें होती हैं, श्रीलंका के जो शासक थे उस समय, उनके समय काल में मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति लेने के लिए एक मिशनरी को भेजा था। वह हिंसा और विजयी को नीति को विश्वास करते थे। उनके दरबारी कवि जो हरिशेर के, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि क्या नाम था, हरिशेर ने समुद्रगुप्त के सैन्य कारनामों पर एक शानदार लेख लिखा था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इनको बारीकी से याद रखेंगे। B.A. स्मिथ ने उनकी बहादुरी और सेनापतित्व के खिलाफ भारत के नेपोलियन के रूप में उनकी प्रशंसा की थी। तो ये भी आ सकता है कि B.A. स्मिथ ने किससे भारत के नेपोलियन की उपाधि दी। तो बहुत सारे चीज क्वेश्चन आते हैं। हालांकि उन्होंने देश के अधिकांश हिस्सों को गुप्त साम्राज्य के अधीन लाया। उन्होंने केवल गंगा के मैदानों और मध्य भारत की ही प्रत्यक्ष प्रशासन का उपयोग किया। शेष क्षेत्रों में पूर्व शासकों को राजकोषों को वार्षिक भुगतान जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इनकी अद्वितीय राजनीतिक स्थिति को जन्म दिया, जिसके सम्राट जो वासल राज्य भी कहा जाता है। इस तरह से समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल है। कुछ चीजें और होगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उसको मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जो है शासनकाल था 380 से 412। जब आप नोट्स बनाइएगा
तो 2-3 बार जब रिवीजन करते हैं, आप हर जगह से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन करने से आपके क्वेश्चंस बनने लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने में कोशिश रहेगी कि आपसे बने। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई है समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उसने जो शक शासक थे ध्रुव देवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेके आया हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दुश्मन के शिविर पर आक्रमण किया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। गुप्त साम्राज्य ने चंद्रगुप्त के शासन में उच्च जल चिन्ह देखा। तो ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लीजिए, किसके शासन में, चंद्रगुप्त के शासन में गुप्त साम्राज्य ने उच्च जल चिन्ह देखा, मतलब अधिक ऊंचाई देखी। मध्य भारत में बहुत प्रभाव के साथ पश्चिमी मालवा और गुजरात क्षेत्र जो शकों का शासन के अधीन थे, उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। शक जो थे छत्र और विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने घोड़े की बलि दी थी। तो ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आए हैं कि किस शासक में विजय प्राप्त करने पर घोड़े की बलि दी गई थी। अश्वमेध या खुद को विक्रमादित्य कहा, मतलब ये विक्रमादित्य वाला जो शब्द है इसको भी याद रखें, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया था। किसके शासन काल में उज्जैन को गुप्त की साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरह से याद रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महरौली जो लौह स्तंभ था उस शिलालेख में भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपने अधिकार का दावा करता है। तो उसमें शिलालेख में यह चीज दिखी हुई है कि उत्तर भारत तक चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था, उसका शासन था, वहां तक था। अब अगला देख लेते हैं कुमारगुप्त, जिनका शासनकाल था 415 से 455 एडी तक। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कुमारगुप्त। उन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? क्वेश्चन को टफ करना है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करने के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर पूछिएगा, याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य को उसके शासन काल में जो होड़ों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने भारत में होड़ों के आक्रमण से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और होड़ों के आक्रमण से उन्होंने अपने आप को नहीं बचा पाया। थोड़ा सा स्कंदगुप्त के बारे में जान जाते हैं। उन्हें गुप्त वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। उसने होड़ों के आक्रमण और पुष्यमित्र की धमकी को हरा दिया था। तो ये दुरुस्त हल्का सा स्कंदगुप्त के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस तरह से कुछ गुप्त साम्राज्य के बारे में जो इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आते हैं मैं उनको आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, इसको एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा। गुप्त वंश के शासकों ने परमेश्वर, सम्राट, परमाभट्टकारा, महाराजाधिराज जैसी भव्य उपाधियां उसको धारण की। ये 3-4 नाम याद रखेंगे, परमेश्वरा, सम्राट, परम भट्टकरा, महाराजाधिराज, ऐसी उपाधियां। गुप्त काल में अश्वमेध एक समान प्रथा थी। अश्वमेध एक समान प्रथा थी, इसको भी याद रखिएगा। गुप्त प्रशासन प्रकृति में अर्ध सामंती विकेंद्रीकृत था। शासन जो है सेंट्रलाइज नहीं था, बटा हुआ था। अधिकांश जो है गुप्त शासक वैष्णववादी थे। क्वेश्चन आता है कि किस धर्म को मानते थे? गुप्त काल को विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। गुप्त काल में विकसित हुई कला की 2 शैलियां नागर और द्रविड़ियन थी, यह भी क्वेश्चन आता है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र गुप्त शासक रामागुप्त था, यह भी याद रखिएगा। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन हुआ। गंगा के क्षेत्र में मकौरी वंश और पुष्यमित्र वंश ने इसका अत्यधिक बना लिया। गुर्जर और प्रतिहार पश्चिमी क्षेत्रों में गुप्त वंश के उत्तराधिकारी बने और दक्षिण भारत 2 बड़े साम्राज्यों के अधीन आ गया, बादामी के चालुक्य और कांची के पल्लव। इस तरह से बट गया। देखिए, मैं अभी आज यहीं पे इसको समाप्त करने की कोशिश करूंगा। फिर अगला जो गुप्त काल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको दूसरे वीडियो में गुप्त पार्ट 2 करके इसको मैं दे दूंगा आपको। देखिए, कोशिश ये रहे कि आपको अधिक से अधिक ज्यादा समझ में आए। हम कुछ न कुछ इनोवेशन कर रहे हैं ताकि आप पढ़ने में आपको सहूलियत हो। अगर हमारा चैनल, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।